तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। फियरलेस मार्शल मास्टर के एपिसोड 02 के साथ हाजिर हो। तो फाइनली मुझे यहाँ पर सेकंड एपिसोड बनाने का टाइम मिल ही गया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मोजान जो होता है वो अंकल मोजियान से बात कर रहा था और मोजियान से कहता है कि मुझे अच्छी तरह से याद है लास्ट टाइम जो एक्सीडेंट हुआ था मेरे साथ वो कैसे हुआ था। तो इसी के साथ अंकल मोजियान अपने हाथ में पावर्स को रिलीज करते हैं और उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करते हैं और कहते हैं इस लड़के को चुप करवाना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस लड़के को वाकई में सब कुछ याद है। वो अपने पंजा बनाकर उसके ऊपर अटैक करते हैं। मोजियान वहीं पर खड़े खड़े उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। वो बड़ी आसानी के साथ उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है क्योंकि उसको डॉज करना उसके लिए अब काफी ज्यादा आसान होता है। तो मोजियान इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये इम्पॉसिबल है, इस लड़के ने मेरे अटैक को डॉज कैसे कर लिया। जबकि हमारा मोजियान सोच रहा होता है तो मैंने बहुत ज्यादा करीब से गुजरा है, ये बॉडी बहुत ज्यादा वीक है। हालांकि मैं कभी एक कैंपर हुआ करता था लेकिन अभी फिलहाल के लिए इस लड़के की बॉडी मेरे लिए बहुत ज्यादा कमजोर है जिसकी वजह से अटैक्स को डॉज करना मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। ये तो अच्छी बात है कि अभी भी मैं अपने पास के टाइम से बियॉन्ड स्पेस टाइम एंड चेंज स्टेप्स वाली टेक्निक को परफॉर्म कर सकता हूँ। मोजियान सोच रहे होते हैं कि इस लड़के ने ये सब कुछ कैसे किया। अच्छा अगर मान भी लेते हैं कि ये स्पिरिट अवेकनिंग लेवल तक पहुंच चुका है लेकिन फिर भी ये तो एक बिगिनर्स लेवल है और बिगिनर्स लेवल पर मेरे जैसे एक्सपर्ट के अटैक को अवॉइड करना, उसको डॉज करना इस लड़के के लिए पॉसिबल नहीं था। मोजियान जो होता है अपने हाथ की तरफ देखता है और कहता है कि मेरे हाथ के अंदर से काफी सारी की एनर्जी निकल रही है। इसका मतलब यह है कि मैं दोबारा से यहाँ पर की पावर को गैदर करना सीख रहा हूँ और मेरे पास गैदर हो रही है। मोजियान वहाँ पर खड़ा अपनी एनर्जी को देख रहा होता है जबकि साइड के ऊपर से जिन फैमिली के वो लोग जो होते हैं वो लोग भी इसी की तरफ ही घूर घूर कर देख रहे होते हैं। जिन फैमिली का यंग मास्टर कहता है कि ऐसा कैसे हो गया। मोजियान के बारे में तो हमें ये बताया गया था ये क्रिपल हो चुका है, एक्सीडेंट के बाद से ये अपनी एनर्जी को यूज नहीं कर पा रहा है, ये की पावर को नहीं यूज कर सकता। लेकिन इसने यहाँ पर अटैक को डॉज कैसे किया। जबकि उसका जो पागल भाई होता है वो वहाँ पर तालियां बजा रहा होता है और कहता है कि शो काफी ज्यादा अच्छा है, मुझे और ज्यादा फाइट देखनी है, मुझे और फाइट देखनी है। अंकल जियान चुन अभी काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं। अंकल जियान चुन कहते हैं कि मुझे इस लड़के से जल्दी से जल्दी निपटना होगा, इससे पहले कि अपनी मेडियंस को रिकवर करके कंप्लीटली एनर्जी को यूज करना सीख ले, मुझे इससे पहले इस लड़के को मारना होगा। तो फिर से अपना पंजा बनाते हैं और कहते हैं कि इस बार लड़के तुम पक्का मरोगे। तो फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। उसी वक्त फैमिली के सुप्रीम एल्डर वहाँ पर पहुंच जाते हैं। एल्डर वहाँ पर आकर से कहते हैं रुक जाओ, यहीं पर रुक जाओ। लोग साइड के ऊपर देखते हैं और कहते हैं कि अब यहाँ पर कौन आया। तो सुप्रीम एल्डर वहाँ पर आने के बाद कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पर हमारे मास्टर के खिलाफ ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, स्पेशली मोजियान चुन। किसने हक दिया कि तुम हमारे यंग मास्टर के खिलाफ इस तरह का काम करो। तुम्हें पता है ना कि इसके फादर के मरने के बाद अब यही हमारी फैमिली का नया पैट्रियार्च बनने वाला है और तुम्हारी गद्दी के ऊपर बैठेगा जिसके ऊपर इस वक्त तुम बैठे हुए हो। जियान चुन उसी वक्त उनके सामने अपना सर झुकाता है और उसे कहता है सुप्रीम एल्डर प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। और साथ ही वो सोच रहा होता है कि ये कमीना एल्डर यहाँ पर कहाँ से चला आया। सॉरी ये एल्डर लड़का नहीं है बल्कि लड़की है। तो मोजियान चुन सोच रहा था कि इस कमीनी एल्डर ने बाकी के जिन फैमिली के सामने कभी एक लफ्ज भी नहीं बोला, जिन फैमिली के सामने ये कभी भी नहीं आती और ना ही उनसे कभी कोई बात करती है, उनको यहाँ से भेजने के बारे में बात नहीं करती। लेकिन आज यहाँ पर मोजियान के बारे में बात हुई है तो ये अचानक से बाहर निकल आई है। जबकि सुप्रीम एल्डर ग्रैनी वहाँ पर ये सोच रही होती है कि हमारे यंग मास्टर ने यहाँ पर जिस तरीके से इसके अटैक को डॉज किया है, मुझे लगता है कि इसने कुछ ना कुछ तो वेकन जरूर किया है। ये अपने बाप की मौत की वजह से काफी ज्यादा सदमे में था, उदास था। इसी वजह से मुझे लगता है कि ये कभी इस तरह के एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाया, लेकिन अब ये उससे बाहर निकल आया है। अपने यंग मास्टर को पूरी तरह से यहाँ पर सपोर्ट करना चाहिए। जियान चुन को तो मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करने वाली क्योंकि जियान चुन ये हमारी फैमिली का डायरेक्ट डिसेंडेंट बिल्कुल भी नहीं है। प्रीम एल्डर जियान चुन से कहती हैं कि मो जियान चुन अब जबकि हमारे मास्टर वापस आ गए, हमारे यंग मास्टर वापस आ चुके हैं और हमारी फैमिली के नए मास्टर यही बनने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी गद्दी को छोड़ देना चाहिए और पैट्रियार्च की गद्दी वापस से हमारे मास्टर मोजियान को मिल जानी चाहिए। नहीं बस यहाँ पर जिन फैमिली के मैरिज प्रपोजल की तो वो हम लोग यहाँ पर अपने मास्टर के साथ डिस्कस करने के बाद तुम्हें कोई जवाब देंगे। ऐसी हमारे मोजियान को यहाँ पर उसकी गद्दी वापस मिलती है और वो नया पैट्रियार्च बन जाता है। तो इसी के साथ जिन फैमिली का जो बुढ़ा मास्टर होता है, जिन फैमिली का बुढ़ा एल्डर हमारे मोजियान से कहता है कि यंग मास्टर तुम्हें बहुत ज्यादा बधाई हो क्योंकि तुम फैमिली के नए पैट्रियार्च बन चुके हो, तो तुम्हें यहाँ पर अब इस मसले के ऊपर बात करनी होगी। वो अपने पास एक पेपर निकालता और कहता है ये हमारा मैरिज प्रपोजल वाला कॉन्ट्रैक्ट है, मैं चाहता हूँ कि तुम इसके ऊपर देखो, इसके ऊपर साइन करके दो ताकि हम लोग अपने सेकंड यंग मास्टर की शादी तुम्हारी फिफ्थ सिस्टर के साथ कर सकें। तो सुप्रीम एल्डर कहती है काश हमारे पुराने मास्टर यहाँ पर होते, हमारे पुराने पैट्रियार्च मोजियान के फादर यहाँ पर होते तो इनमें से कोई भी यहाँ पर आने की हिम्मत भी नहीं करता। अब मास्टर यहाँ पर क्या फैसला करने वाले हैं। तो वो मोजियान से कहती है बेटा मुझे नहीं पता कि अब तुम यहाँ पर क्या फैसला करोगे, तुम्हें खुद ही यहाँ पर ये फैसला लेना होगा कि तुम इनके मैरिज प्रपोजल के साथ क्या करने वाले हो। के साथ ही फिफ्थ सिस्टर को दिखाते हैं। फिफ्थ सिस्टर कहते हैं बिग ब्रदर मोजियान मैं बिल्कुल भी इस लड़के के साथ शादी नहीं करने वाली, अभी मैं फिलहाल शादी किसी के साथ भी नहीं करूंगी और इस पागल के साथ तो बिल्कुल भी नहीं करूंगी। मोजियान आगे बढ़ता है, उसके सर के ऊपर हाथ रखता है और उसे कहता है कि लिटिल सिस्टर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, जब तक तुम्हारा बड़ा भाई जिंदा है तब तक तुम्हें किसी के साथ भी शादी करने की जरूरत नहीं है।
ना मैं यहाँ पर किसी किस्म के किसी मैरिज प्रपोजल या फिर किसी मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने वाला हूँ। तो ये बात सुनने के बाद वो लोग कहते हैं ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर हमारे साथ ऐसा कर सकते हो। तो जिन फैमिली का यंग मास्टर से कहता है कि मोशान, लगता है कि तुम अपनी फैमिली की करंट सिचुएशन के बारे में भूल रहे हो, अगर तुम यहाँ पर हमारे साथ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते तो उसके बाद तुम्हारी मो फैमिली जो है ये क्योंकि पहले डिक्लाइन में है तो बाकी की तीनों बड़ी फैमिलीज जो है हमारी मो फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देंगी। सिर्फ और सिर्फ एक ही हफ्ता तुम लोग हमारे बिना सर्वाइव कर पाओगे, हमारे साथ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में बन जाओ और हमारी जिन फैमिली तुम्हें प्रोटेक्शन देगी। और मोशान उसे कहता है कि तुम्हें लगता है कि हम लोग यहाँ पर तुम्हारी फैमिली के साथ जुड़कर हमें तुम्हारी फैमिली के प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ेगी, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। जब तक मैं मोशान जिंदा हूँ तब तक हमारी फैमिली दोबारा से राइज करेगी और तुम सभी लोग हमारी फैमिली के सामने अपने सर झुकाओगे और हम तुम्हें प्रोटेक्शन देंगे। तो यंग मास्टर जिन उसे कहता है कि मोशान ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारी फैमिली दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है, जैसे जैसे ये कमजोर होती जा रही है मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ 6 महीने में तुम्हारी फैमिली का नामो निशान मिट जाएगा। फैंगशुन कॉन्टिनेंट के ऊपर तुम्हारी फैमिली का नामो निशान नहीं रहने वाला। तो मोशान उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि मुझे तो तुम्हारी बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा हंसी आ रही है। मोशान सोच रहा होता है कि रीइंकार्नेट होने से पहले मैं एक पियरलेस मार्शल मास्टर था, यानी कि मैं चारों डायरेक्शन में सबसे पावरफुल इंसान था, लेकिन अब जरा देखो तो सही मैं कहाँ इन बेवकूफों के दरमियान में आग फंसा हूँ जहाँ पर इन सभी के साथ मुझे अपना माथा रगड़ना पड़ रहा है। ये यंग मास्टर जिन मोशान की तरफ देखकर सोच रहा था, लगता है कि ये डर गया है, मुझे इसे बस और ज्यादा डराना होगा। और इसी के साथ ही वो और ज्यादा बातें करना स्टार्ट करता है और उसे कहता है कि मोशान, लगता है कि तुम्हें हमारी जिन फैमिली के साथ शादी में कॉन्ट्रैक्ट कर लेना चाहिए क्योंकि ये तुम्हारे साथ एक आखिरी चांस है। इस चांस को ले लो वरना इसके बाद तुम्हारे पास और कोई भी चांस नहीं बचेगा। बस तुम्हें हमारे सामने घुटने टेकने, माफी मांगनी है और साथ ही हमारे सेकंड यंग मास्टर के साथ अपनी बहन की शादी करवानी है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। जबकि हमारा मोशान बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, चिल्लाकर उसे कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो। बाकी के सभी लोग इस बात से काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि इसको अचानक से क्या हो गया, ये हमारे पर चिल्ला क्यों रहा है। मास्टर जिन उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मेरे पर चिल्लाने की, जबकि हमारा मोशान बड़ी स्पीड के साथ उसके सामने पहुंच जाता है। उसके सामने जाने के बाद उसे कहता है कि तुम्हें वाकई में लगा था कि मैं तुम्हारे पर चिल्ला नहीं सकता और तुम हो क्या चीज, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे बेहतर हो। हमारा मोशान उसके सामने जाने के बाद उसके मुंह पर एक जबरदस्त थप्पड़ मारता है। जैसे ही वो उसे एक थप्पड़ मारता है तो इसी के साथ यंग मास्टर जिन ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। ये देखकर सुप्रीम एल्डर और दूसरी तरफ से वो बुढ़ा एल्डर दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जबकि उनका जो पागल भाई होता है वो वहाँ पर तालियां बजा रहा होता है और कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, चलो जल्दी से इसे दूसरे गाल के ऊपर भी एक थप्पड़ मारो। मास्टर जिन वहाँ पर थप्पड़ खाने के बाद नीचे गिरा होता है और कहता है कि इस लड़के को अचानक से क्या हो गया, इसकी मूवमेंट्स इतनी ज्यादा तेज कैसे हो गया, ऐसे लगता है जैसे ये एक मार्शल आर्ट्स का मास्टर हो। और अंकल जान भी वहाँ पर यही सोच रहे होते हैं कि अचानक से इस लड़के को क्या हो गया है, इसकी मूवमेंट्स इतनी बेहतर कैसे होगी और इतनी तेजी के साथ मूव कैसे कर पा रहा है और इसने इसके ऊपर अटैक कैसे कर दिया। यंग मास्टर जिन अपनी गाल पे हाथ रख के हमारे मोशान से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे थप्पड़ मारने की, तुमने मुझे सिर्फ एक थप्पड़ मारा है लेकिन मैं तुम्हारे मुंह पर तब तक थप्पड़ मारूंगा जब तक कि तुम्हारा मुंह एक बंदर की तशरीफ की तरह लाल नहीं हो जाता। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो फिर मेरा नाम भी जिनहैन नहीं है। तुम्हारा मोशन उसकी बात सुनने के बाद फिर से अपना हाथ बनाता है और उसके साथ उसे पंचीस मारना स्टार्ट करता है, थप्पड़ मारना स्टार्ट करता है। हमारा मोशान जो होता है उसके मुंह पर बहुत सारे थप्पड़ मारता है, इतने थप्पड़ मारता है कि उस बेचारे जिन का मुंह सूज जाता है। जिन फैमिली के साथ जो बुढ़ा एल्डर होता है वो जल्दी से भागता हुआ आगे बढ़ता है मोशान के ऊपर अटैक करने के लिए और उसे कहता है कि मोशान हमारी फैमिली के यंग मास्टर को छोड़ो वरना तुम नहीं बचोगे। जैसे ही वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ रहा होता है हमारा मोशान वहीं पर खड़े खड़े अपनी उंगली को सामने की तरफ करता है और अपनी पियरलेस फिंगर टेक्निक को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है। मोशान की जो एनर्जी बीम होती है पियरलेस फिंगर टेक्निक की वो सामने की तरफ आगे बढ़ती है। तो बुढ़ा एल्डर जो होता है वो अटैक को अवॉइड कर लेता है लेकिन वो अटैक सीधा उसके घुटने के ऊपर जाकर लगता है जिसकी वजह से उसकी टांग जख्मी हो जाती है और वो वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 02 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।